हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम इंडिया और चाइना के आपस के संबंध के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि इस समय इंडिया और चाइना के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। इन तनावों का कारण क्या है? वास्तविक कारण केवल बॉर्डर डिस्प्यूट है या इसके पीछे और भी कोई कारण है? और अगर ये डिस्प्यूट है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? इन सब मैटर्स पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इंडिया और चाइना के संबंध को अगर हमें समझना है, इसको समझने के लिए जो महत्वपूर्ण कारक हैं, जो महत्वपूर्ण निर्धारक बिंदु हैं, उन्हें हमें समझना पड़ेगा। इंडिया चाइना के संबंध को शेप देने वाला सबसे बड़ा जो तत्व है वो है व्यापार। दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होता है, किसी भी दो देशों के बीच में जो संबंध है, उनको उनके बीच के व्यापार बहुत गहराई से प्रभावित करता है। इंडिया और चाइना के बीच में जो व्यापार है, उस व्यापार में इंडिया हमेशा घाटे के सौदे में रहता है। इंडिया का जो व्यापार है वो व्यापार घाटे की तरफ रहता है या व्यापार हानि होती है। इंडिया और चाइना के बीच में जो इंडिया को जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो लगभग 3.3 बिलियन यूएस डॉलर होता है। 3.3 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि इंडिया की टोटल ट्रेड डेफिसिट का लगभग 30% है। तो आप समझ सकते हैं कि जो टोटल व्यापार घाटा क्या होता है? दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है, एक देश को फायदा और एक देश को अगर नुकसान होता है, तो अगर हम चीजें निर्यात कम कर रहे हैं, आयात ज्यादा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पैसा अधिक खर्च करना पड़ रहा है और वही हमारा व्यापार घाटा है। तो इंडिया का चाइना के साथ जो व्यापार घाटा है वो उसके टोटल व्यापार घाटे का लगभग 30% है। तो हम समझ सकते हैं कि आर्थिक फ्रंट में हमें चाइना बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा क्यों है? इंडिया का मानना है, जो कि सही भी है, हमारा ये मानना है कि चाइना हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं उनको अपने देश में एंट्री करने से रोक देता है। अब हमारे जो उत्पाद यहाँ से बनते हैं चाइना में जाते हैं और चाइना उनमें बहुत अधिक आयात शुल्क लगाता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। ये आयात शुल्क लगने से, चूंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हमारे प्रोडक्ट वैसे भी इतने सस्ते नहीं होते, लेकिन जब वो चाइना के मार्केट में जाते हैं तो वहां वो आयात शुल्क लगा करके उनका डोमेस्टिक मार्केट में रेट और बढ़ा देता है। जब यहाँ से जाएगा उनमें आयात शुल्क लगेगा तो प्रोडक्ट्स का रेट चाइना पहुंचकर और महंगा हो जाएगा, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में compete नहीं कर पाते और वो महंगे पड़ते हैं, तो वहां वो बिक नहीं पाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम चाइना के वस्तुओं को देखें तो वो अपने यहाँ पे बहुत सारी छूट अपने व्यापारियों को देते हैं, जिससे कि उनकी जो वस्तुएं होती हैं बहुत सस्ती होती हैं, बहुत कम दाम में उत्पादन होता है और वो बहुत कम दाम में उत्पादित वस्तुएं इंडिया को निर्यात करता है, भारत को एक्सपोर्ट करता है। और यहाँ पे चूंकि हम WHO नॉर्म्स का बढ़िया से पालन करते हैं, तो हम किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार नहीं करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट के साथ, हम उनको अपने मार्केट में आने देते हैं। और यही कारण है कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की तुलना में जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सब्सिडी उनको मिलती है व्यापारियों को, तो सस्ते लागत में वहां वो उत्पादन कर पाते हैं और उसी उत्पादन के कारण वो इंडिया में सस्ते दाम में बिक पाते हैं और हमारे डोमेस्टिक बाजार को, घरेलू बाजार को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारी वस्तुएं उनके साथ compete नहीं कर पाती हैं और उसमें चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में बनी रहती है। तो एक बहुत बड़ा पहलू है जो दोनों देशों के संबंध को प्रभावित करता है, वो क्या है? व्यापार। और उसमें भी अगर हम देखें तो इंडिया घाटे में है और चाइना फायदे में है। और ये एक तरह से देखा जाए तो ये मार्केट एक्सेस की प्रॉब्लम है। मार्केट में जो हमारा प्रवेश हो पाना और प्रवेश नहीं हो पाना, उसके लिए जो चाइना अपनी नीति उपयोग करता है, ये व्यापार घाटा उसका परिणाम। अगर चाइना हमारे प्रोडक्ट्स को भी ड्यूटी फ्री कर दे, उसमें कोई अतिरिक्त कर ना लगाए, तो हमारी वस्तुएं भी वहां सस्ते दाम में बिकनी शुरू हो जाएंगी। और अगर थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट भी, जैसा कि बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक हैं, अगर उनको और
ज़्यादा प्रोत्साहन देगी तो हो सकता है कि हमारी वस्तुएं और सस्ती होंगी और वहाँ के मार्केट में जाके चाइनीज प्रोडक्ट के साथ compete कर पाएंगी और हमारा जो व्यापार घटा है चाइना के साथ वो कम हो जाएगा। लेकिन चाइना कहता है कि ऐसा नहीं, चाइना कहता है कि ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये मार्केट एक्सेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे स्ट्रक्चरल इशू है और ये एक दिन में ठीक नहीं हो पाएगा। आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके आपके यहाँ जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते दाम में उत्पादित हो पाएंगे और फिर वो मार्केट में आ पाएंगे। और हम लोग का जो मार्केट स्ट्रक्चर है दोनों देशों का बहुत अलग अलग है, इसलिए आपकी जो वस्तुएं हैं वो हमारे यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाती, जब जो कि एक बहाना है, एक छलावा है। जाहिर सी बात है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ही हमारी वस्तुएं वहां पे सफल नहीं हो पाती। जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंडिया और चाइना के बीच में जो उनके संबंध को एक आकार प्रदान करता है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या बॉर्डर का जो इशू है। देखिए जो बॉर्डर जो इंडिया और चाइना के बीच में है बहुत वेल डिफाइंड नहीं है, कोई ऐसी एक फिक्स बॉर्डर नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में जिसमें दोनों आम सहमत हो जाए। हालांकि आम सहमत होना चाहिए, इंडिया हमेशा से इस नीति का पालन करता है कि कभी भी वो एग्रेशन की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये है ही नहीं कि हम एग्रेसिव या एग्रेशन अपने पड़ोसियों के साथ दिखाएंगे। हम हमेशा से ही सद्भाव वाले प्रिंसिपल्स पर और कानूनों और नियम पर काम करने वाले लोग हैं, हम कभी भी एग्रेशन तो बॉर्डर में दिखाते नहीं है। तो हमारी तो पंचशील की नीति रही है, हम चाहते ही नहीं कि हमारे पड़ोसी को कभी भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो। लेकिन चाइना जो है उसकी एक एक्सपेंशन की पॉलिसी है, वो विस्तारवादी नीति को का पालन करता है। चाइना अभी भी उसी तरह के पैटर्न में है जिस 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 तरह के पैटर्न में विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय के समय में था। उस समय पे हर देश ये प्रयास करता था कि वो एक्सपेंशन करे, अपने देश का विस्तार करे, सीमाओं का विस्तार करे, और उसी से वो राष्ट्र हित को साधता था कि हमारे यहाँ पे जो संसाधन है वो कम है, तो अगर हम अपने देश की सीमाएं आगे बढ़ाएंगे तो उन देश की सीमाओं को आगे बढ़ाने से हमारे संसाधन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और हम अपने लोगों की जरूरतें पूरी कर पाएंगे और राष्ट्र हित कर पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट आज भी चीन इस्तेमाल करता है। ये देखिए केवल हिंदुस्तान के साइड की बात नहीं है, आप चाइना के चारों तरफ देखें, वो हर, चाहे वो ताइवान की बात हो, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात हो, या किसी भी आप फ्रंट में देख लें, चाइना अपनी एक्सपेंशनरी जो पॉलिसी है उसका इस्तेमाल करता है, विस्तारवादी नीति का इस्तेमाल करता है। और चूंकि और इसके पीछे कारण क्या है, वो जो विस्तारवादी जो अपनी नीति अपना रहा है उसके पीछे कारण क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो बॉर्डर का जो हमारा वेल डिफाइंड ना होना है, जो सीमा हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है चीन के साथ जो बॉर्डर है, वो चूंकि वेल डिफाइंड नहीं है, और हम इंडिया वाले जो सीमा मानते हैं चाइना के साथ वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। और वो LAC को ही चाइना कई बार नहीं मानता है और ना मान करके वो हमारे जमीन में अंदर घुस जाता है, जिससे दोनों देशों के बीच में स्टैंड ऑफ की स्थिति हो जाती है, आमने सामने बने रहने की स्थिति बन जाती है। जाहिर सी बात है हम अपनी भूमि की रक्षा तो करेंगे ही, और इसलिए हमेशा टकरार की स्थिति बनी रहती है। इसका एक उदाहरण हम डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में देख चुके हैं और हाल ही में फिर हम लद्दाख में और बाकी जगह पे देख रहे हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो इंडिया और चाइना के संबंध को निर्धारित करता है वो है हमारी हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट या हिस्टोरिकल जो हमारा रिलेशन रहा है चाइना के साथ, जो हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंस, जो पास्ट एक्सपीरियंस हमारा रहा है चाइना के साथ, वो तो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो इतिहास रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमने 62 की लड़ाई लड़ी है चाइना के साथ, चाइना ने तब भी यही किया था, पंचशील के समझौते को हस्ताक्षर करने के बावजूद भी उसने धोखे से हमारी जमीन पे कब्जा किया था। ठीक है, आज भी आपको पता है कि जो अक्साई चीन की जो हमारी भूमि है वो चाइना के कब्जे में है। तो चाइना ने धोखा दिया था और हमने जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाइना के साथ बनाई थी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाइना ने तोड़ी थी, और इसीलिए हमें कभी चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। चाइना की अगर आर्मी थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी बॉर्डर में करती है तो हम उसको नॉर्मल एक्टिविटी नहीं मानकर शक के संदेह से देखते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव चाइना के साथ ऐसा रहा है कि कभी भी वो विश्वास के पात्र नहीं रहा है। एक हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट रहा है दोनों देशों के बीच में, और उसका कारण ये रहा कि चाइना कभी भी अंतरराष्ट्रीय नियमों को नहीं मानता, कभी भी संधि की बातों को नहीं मानता, दो देशों के बीच में जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है उसको नहीं मानता, और समय आने पर, मौका आने पर वो धोखा देने में पीछे नहीं हटता। तो ये जो प्रमुख कारण है, और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख कारण हैं जो हिंदुस्तान और चाइना के, चीन के
संबंधों को प्रभावित करते हैं, उनको आकार प्रदान करते हैं। वर्तमान स्थिति में क्या हुआ है, अगर हम देखें कि आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं हिंदुस्तान और चीन के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, वो परिस्थितियां ऐसी क्यों बन गई कि बॉर्डर में इतना तनाव है। दोनों देश के सैनिक आपस में लड़े, हमारे जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए हमारे 20 जवान शहीद हुए, जिनमें से एक हमारे कर्नल रैंक के अधिकारी भी थे, और इसी तरह से हमने उनके 50 सैनिक ढेर कर दिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं बॉर्डर में, अभी भी तनाव बना हुआ है, अभी भी हमने अपनी गश्त तेज कर दी है, हमारा एयरफोर्स एक्टिव हो गया है सीमा पर, उधर चाइना ने भी अपनी एक्टिविटी तेज कर दी है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक पूरी सीमा जो चीन के साथ में है वो भारी विवाद में है। हम कहीं पे भी एक मत नहीं है, और चीन हमारी जमीन पर अपना अधिकार बताता है और वो हमारी जमीन को अपनी सीमा बताता है। और इसी चक्कर में हमेशा ये इस तरह की झड़प और इस तरह का माहौल टेंशन का बनता रहता है। दोनों ही देश अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करते रहते हैं, रणनीतिक संरचना का विकास करते हैं, आधारभूत संरचना का विकास करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या हो गया, रोड, ब्रिज, इस तरह के जो रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, दोनों ही देश अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। ये विकास करते करते जब बॉर्डर एरिया के पास पहुंच जाता है, इंडिया बहुत तीव्र गति से, बहुत तेजी से बॉर्डर एरियाज में जो चाइना से जुड़े हुए हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। इंडिया ने बहुत सारी सड़कें बनाई हैं रणनीतिक, जो 12मासी हैं, उनमें बड़े से बड़े टैंक और बड़े से बड़े अत्याधुनिक जो यंत्र हैं वो बड़े आसानी से वहां तक पहुंचाए जा सकते हैं। इंडिया ने बहुत सारे रास्तों को सुगम बनाया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए चाइना को ये टेंशन हो रही है कि जो इंडिया का जो दावा है बॉर्डर सीमा में, या इंडिया का जो प्रेजेंस है सीमा में, वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। इंडिया का जो सीमा में जो उसका हस्तक्षेप है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और कभी अगर फ्यूचर में चाइना ने कोई एक्सपेंशनरी पॉलिसी को यूज करते हुए अगर इंडिया के क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया तो इंडिया उसका माकूल जवाब दे पाएगा। इसलिए चाइना को प्रॉब्लम हो रही है कि इंडिया अपने क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है वो इंडिया को नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाइना ने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है, हम जो बना रहे हैं वो चाइना पहले ही बना चुका है। पूरे के पूरे लगभग सीमावर्ती इलाके में चाइना ने भारी मात्रा में सैनिक बल अपने तैनात किए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी किया है, बहुत सारी सड़कें बनाई हैं, बहुत सारे कैंप बनाए हैं, यहाँ तक कि ऐसे क्षेत्र में कैंप बनाए हैं जो कि उसके क्षेत्र में नहीं आते या फिर वो बफर जोन में आते हैं। हम समझते हैं कि अभी प्रॉब्लम क्या हुई है। देखिए, कश्मीर में काराकोरम रेंज के बहुत सारे एक्सटेंशन निकले हुए हैं। काराकोरम रेंज हम पढ़ते हैं कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, उसके बहुत सारे एक्सटेंशन है। जो एक्सटेंशन मतलब एक एक पहाड़ी या चोटी निकली हुई है। वो जो पहाड़ियां और चोटियां हैं उनको हम फिंगर कहते हैं, ठीक है, वहां के उसमें हम फिंगर कहते हैं कि वो फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3। तो देखिए, जो लद्दाख का जो पेंगुइन लेक का जो एरिया है, पेंगुइन लेक आपको याद होगी, 3 इडियट्स वाली जो आपने उसमें देखी होगी, और बहुत मीठे पानी की बहुत बड़ी झील है, कहाँ, लद्दाख वाले क्षेत्र में। तो जो पेंगोंग लेक है उसको हम 8 फिंगर्स में डिवाइड करते हैं, मतलब काराकोरम के जो 8 एक्सटेंशन है उसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। और ऐतिहासिक तौर पे होता ये आया है, इंडिया जो है वो, इंडिया की सीमा का जो आखिरी पोस्ट है या जो आखिरी चौकी है वो फिंगर 1, 2, 3, 4 तक में बनी हुई है। मतलब फिंगर 1, 2, 3, 4 तक इंडिया का स्पष्ट कब्जा है या इंडिया का स्पष्ट उस पर अधिकार है, और इंडिया की जो आखिरी चौकी है वो फिंगर 4 में बनी हुई है। एक आम सहमति बनी हुई है बहुत पहले से कि जो फिंगर 8 है उसके उस तरफ चाइना रहेगा, मतलब फिंगर 4 तक इंडिया रहेगा, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के बीच का जो एरिया है वो बफर जोन होगा, और फिंगर 8 के बाद का जो एरिया है उसमें चाइना रहेगा। अभी कुछ समय पहले तक, फरवरी तक, स्थिति ये थी कि इंडिया फिंगर 4 तक बना हुआ था और फिंगर 8 के बाद चाइना अपनी स्थिति में बना हुआ था। दोनों ही देश की सेनाएं आपसी सहमति से फिंगर 4 और फिंगर 8 के जो बीच का जो बफर जोन है उस पे आपस में
आपसी सहमति से गश्त लगाया करती थी। दोनों ही सेनाएं वहां गश्त लगाती थी और ये देखती थी कि वहां पे किसी एक सेना का अधिकार नहीं है। अभी हाल ही में जब कोरोना पेंडेमिक का जब ज्यादा गहरा असर हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो सुरक्षा दृष्टिकोण से भारतीय सेना ने ये निश्चित किया कि वो जो पेट्रोलिंग है इस बफर जोन में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में, उसे वो कम कर देगी। और इसी का फायदा उठा करके जो चीनी सैनिक हैं वो फिंगर 5 तक पहुंच गए। उनको फिंगर 8 तक होना चाहिए, उन्होंने अपना स्थायी निवास कहाँ बना लिया, फिंगर 5 में बना लिया, और वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने लगे। और जाहिर सी बात है, जो बफर जोन है उसमें अगर चाइना अपनी पोस्ट बना लेगा या अपना कब्जा कर लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इंडिया और चाइना के बीच में कोई बफर जोन बचेगा नहीं। और अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो सीधे युद्ध कहाँ होगा, हमारी खुद की भूमि में होगा। इसलिए वो बफर जोन को खाली करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इंडिया ने बातचीत का दौर शुरू किया, क्योंकि हम हमेशा बातचीत के जरिए ही मामलों को सुलझाने का प्रयास करते हैं प्रथम दृष्टया। तो उस बातचीत के दौरान यही निश्चित हो रहा था कि जो हमने देखा कि 15 जून की घटना से पहले वो यही स्थिति थी, और यही दोनों देशों के बीच में 8 जून को तय हुआ था कि जो चाइनीज आर्मी है वो पीछे हट करके फिंगर 8 के आगे चली जाएगी, और जो इंडियन आर्मी है वो फिंगर 4 में ही रहेगी, और बीच का जो जोन है वो बफर जोन के रूप में बना रहेगा। इस पर आम सहमति भी बन रही थी, लेकिन 15 जून को हुआ क्या कि हमारी जब एक टुकड़ी वहां पे गई ये देखने के लिए कि ये चाइनीज सैनिक वापस अपने फिंगर 8 की पोजीशन में गए हैं कि नहीं, तो वहां पर उन्होंने उनके साथ झड़प की, जबरदस्ती की, और जिसके चलते ये पूरा घटनाक्रम हमारे सामने आया। तो अब स्थिति ये है कि अभी जो चाइना है वो बफर जोन में बैठा हुआ है, और हमें उसको उससे पीछे धकेलना है, जिसके लिए हम रणनीतिक और सैनिक दोनों स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक कूटनीतिक स्तर पे भी लगातार प्रयास जारी। ठीक। अब कारण ये है कि ऐसा कर क्यों रहा है चीन। अगर चीन भारत के साथ चीन के व्यापार इतने बढ़िया हैं, अगर चीन लगातार लाभ की स्थिति में है, मुनाफे की स्थिति में है, तो इंडिया के क्षेत्र में घुस करके या बफर जोन में कब्जा करके चाइना क्या साबित करना चाहता है, चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, और कर रहा है तो क्या दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार के परंपरागत युद्ध होने की संभावना है। तो देखिए, चाइना एग्रेसिव क्यों। चाइना की जो सरकार, आपको पता है कि चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन चीन जो है वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। वहां की सरकार जनता द्वारा नहीं चुनी जाती। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसी पार्टी के अंदर अपने इलेक्शन होते रहते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और वहीं से हर बार नया लीडर निकलता रहता है। लोग अपनी मर्जी से वहां पे नेता नहीं चुन सकते हैं हमेशा, इसीलिए क्योंकि वहां देखिए किसी भी सामाजिक व्यवस्था में एक सेफ्टी बल्ब का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र जो है किसी भी समाज में एक सेफ्टी बल्ब का काम करता है। सेफ्टी बल्ब का मतलब क्या है, जब लोगों के जो विचार हैं, लोगों के जो गुस्सा है, लोगों के जो आर्गुमेंट्स हैं, लोगों के जो अंदर के भाव हैं, वो किसी न किसी रूप में समाज में व्यक्त होने चाहिए, वरना समाज में अराजकता फैलेगी, समाज में क्रांति की भावना फैलेगी, और समाज जो है वो विद्रोह करेगा, या लोग जो है वो विद्रोह करेंगे। इसीलिए लोकतंत्र को सबसे अच्छा प्रशासन या शासन का तरीका माना जाता है, क्योंकि लोग उस पर अपनी बात कह पाते हैं, लोग उसमें अपनी बातों को रख पाते हैं, और अपने हिसाब से अपने नेता को चुन पाते हैं। तो लोकतंत्र जो है किसी भी समाज में एक सेफ्टी बल्ब की तरह काम करता है। लेकिन अगर हम चीन की बात करें, या हम अगर समाजवादी व्यवस्था की बात करें, कम्युनिस्ट व्यवस्था की बात करें, जिसको चीन फॉलो करने का दावा करता है, हालांकि पूर्णतः वह कम्युनिस्ट देश भी नहीं है, पूर्णतः वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो कम्युनिस्ट नहीं है। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर कोई पूंजीवादी देश है तो वो है चीन। लेकिन अगर पूंजीवाद का जो दूसरा पहलू है कि लोगों को अधिकार देना, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता होना, लोगों को आजादी होना, वो पहलू चीन में गायब है। अब जब इस तरह की परिस्थितियां चीन के अंदर हैं, तो अगर चीन में किसी प्रकार का विद्रोह या चीन में किसी प्रकार की विरोध की आवाज अगर उठती है, तो चीन बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। वहां के लोग अगर
किसी मुद्दे पर असहमत होने लगते हैं सरकार से, तो चूंकि लोगों के पास एक्सप्रेस करने का कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। लोग ना तो सरकार के खिलाफ कोई बात कह सकते हैं सोशल मीडिया में, ना तो पब्लिक भाषण, पब्लिक गैदरिंग ऐसी कोई हो सकती है, और ना वहाँ कोई ऐसा विरोध और सरकार की आलोचना कर सकते हैं। तो जैसे ही सरकार को मालूम चलता है कि घरेलू स्तर पर इस तरह की कुछ भावना लोगों के बीच में पनपनी शुरू हो गई है, तो चीन इस तरह के हथकंडे अपनाता है जिससे उनका ध्यान घरेलू समस्याओं से हटा करके बाहरी समस्याओं में लगा दिया जाए। अभी हाल ही में हुआ क्या कि ये आपका देखिए, कोरोना पैंडेमिक जो है वो चीन से स्टार्ट हुआ। चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दूसरा ये भी देखिए कि चीन जो है वो अमेरिका के साथ में, चीन का जो व्यापार था, अमेरिका चीन के लिए बहुत बड़ा निर्यात का बाजार था, और अमेरिका के साथ में चीन का व्यापार युद्ध चल रहा है। व्यापार युद्ध क्या है? अमेरिका चीन की वस्तुओं पर बहुत हाई ड्यूटी लगा रहा है, और चीन भी अमेरिका की वस्तुओं पर बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। तो दोनों के बीच में जो व्यापार युद्ध चल रहा है, उस व्यापार युद्ध के कारण चीन की अर्थव्यवस्था या चीन के निर्यात में कमी आई है। चीन की निर्यात में कमी आने से वहाँ के जो व्यापारी हैं, वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी आय में कमी आई है, उनके मुनाफे में कमी आई है। साथ में जो कोरोना पैंडेमिक हुआ था, उसके चलते उनकी जो अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही थी, उसमें पूरी की पूरी उसकी रफ्तार में कमी आ गई है, उसकी रफ्तार रुक सी गई है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना पैंडेमिक को चाइनीज गवर्नमेंट ने डील किया, जितने क्रूर तरीके से उन्होंने अपने नागरिकों के साथ बर्ताव किया, और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे माहौल को व्यवस्थित किया, उसको लेकर के बहुत ज्यादा रोष वहां के लोगों में है, और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी एक माहौल बन रहा है चाइना के खिलाफ। तो इन सभी मुद्दों से अपने घरेलू निवासियों, सिटीजन्स और अंतरराष्ट्रीय जो कम्युनिटी है, उसका कोरोना पैंडेमिक के लिए जो सब लोग चाइना को ब्लेम कर रहे हैं, वहां से ध्यान हटा के कहीं और पर शिफ्ट करने के लिए चाइना द्वारा अपने बॉर्डर में चारों तरफ इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है। और उसी का एक परिणाम है कि चाइना ने जो इंडिया बॉर्डर में है वो अपनी एग्रेसिव नीति को दिखाया है। दूसरा कारण हमें पता है कि हम अपने बॉर्डर पे लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसको लेकर के चाइना को आपत्ति है। ठीक। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो चाइना ने यही समय चयनित किया या चूज किया है इंडिया के क्षेत्र में आक्रमण करने का, या फिर उसको कब्जे में लेने का, या फिर वहां पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करने का, जब चाइना कोरोना वायरस के पीक पे चल रहा है। अभी जो ग्राफ है हमारा वो पीक की तरफ जा रहा है। ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि जून के आखिरी इस समय में और जुलाई के समय में जो हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की जो संख्या है वो बहुत बड़े लेवल पर ऊपर चली जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसे समय पर जब हिंदुस्तान की सरकार और लोग इस कोरोना चीन जनित इस कोरोना पेंडेमिक से लड़ने में जूझ रहे हैं और उसको संभालने में लगे हुए हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स और इतने सारे स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी, और इतने सारे जो हम एक्स्ट्रा जो इकोनॉमिक बर्डन हम पे पड़ रहा है, इसके चलते जो हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ, उसके चलते जो हमारे यहाँ समस्याएं हुई, इन सभी समस्याओं को उस चीन समझ रहा है कि जब इंडिया इन सब समस्याओं से लड़ने में, जूझने में बिजी होगा, उस टाइम पे हम बॉर्डर में, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया है वो बॉर्डर में ध्यान कम दे पाएगा, तब हम वहां पे चाहे तो जितनी भी जमीन वो हम अपने कब्जे में ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो है ये इसके बीच में कारण है। तो इंडिया में भी इकोनॉमिक फॉल आउट आप देख रहे हैं। पिछले कुछ समय से इकोनॉमी जो इंडिया में है वो ठीक व्यवस्था में, ठीक दौर से नहीं गुजर रही है। इंडिया की इकोनॉमी भी एक खराब फेज से गुजर रही है। लगातार पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी का स्तर है लगातार बढ़ गया है, और इकोनॉमी में अब वो स्पीड नहीं रही। उसके पीछे कुछ हमने मजबूत आर्थिक सुधार के जो हमने कदम उठाए वो भी उसके पीछे कारण है, और भी उसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण है जो हम अलग से कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो इंडिया की अर्थव्यवस्था भी अच्छे दौर से नहीं गुजर रही, और चाइना को पता है कि इंडिया इस समय किसी प्रकार के डायरेक्ट टकराव से बचना चाहेगा, क्योंकि इंडिया के पास अभी कोरोना पेंडेमिक से लड़ने की चुनौती है, और इंडिया के पास एक आर्थिक जो ये मंदी का जो दौर चल रहा है उससे निकलना प्रायोरिटी है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चाइना जो है वो एग्रेशन की नीति को अपना रहा है, आक्रामक नीति को अपना रहा है। और इसी के चलते हमने देखा होगा कि हाल ही फिलहाल में नेशनल
एक पैन नेशन, एक बायकॉट चाइना कैंपेन चल रहा है। ठीक है। अब वो कितना लाभकारी है, कितना लाभकारी नहीं है, उस वो एक अलग चर्चा का विषय है, क्योंकि हो सकता है कि वो लंबे समय में चाइना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, और हो सकता है कि हमें थोड़े बहुत कुछ त्याग करने पड़ेंगे, शायद कुछ रोजगार हमारे यहाँ भी जाएंगे इस कैंपेन के चलते, लेकिन हमें उसमें तुलनात्मक लाभ देखना पड़ेगा कि अधिक लाभ किसमें है। वस्तुओं का अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो जाहिर सी बात है चाइना को नुकसान इस बात से पहुंचेगा, उसकी जो बाजार है, उसका जो इकोनॉमी है, उसको फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि हम वस्तुओं का बॉयकॉट करके चाइना पर एक बेहतर दबाव, रणनीतिक दबाव उसके ऊपर हम बना पाएंगे। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि देखिए, युद्ध तो ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि युद्ध होगा या नहीं होगा। अगर चाइना अपनी एग्रेशन की नीति को, अगर वहां पे देखिए सब कुछ डिपेंड, किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, किसी भी देश की विदेश नीति क्या होगी, यह निर्भर करती है कि उस देश की घरेलू परिस्थितियां किस तरह की। घरेलू परिस्थितियां अगर ऐसी होंगी कि चीन को मजबूरन अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां वो अपनी घरेलू जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उनको, उसकी आकांक्षाओं को दबाने के लिए पहले तो कुछ प्रयास करेगा, लेकिन जब विद्रोह जैसी स्थितियां पैदा होंगी तो उसको शांत करने के लिए चीन ये अगल बगल के देशों को, उनकी जमीन को कब्जा करने का प्रयास करेगा, जिससे वो अपने लोगों की उम्मीदों को शांत कर सके। ठीक है। वहीं पे हमारा क्या रोल रहेगा? इंडिया कभी भी अटैक या कभी भी युद्ध नहीं चाहेगा। इंडिया कभी भी युद्ध, क्योंकि हमारी जो अभी परिस्थितियां ऐसी हो, अगर हम बहुत संपन्न परिस्थितियों में भी होते तो हमारी विदेश नीति ही ऐसी है कि हमें कभी भी आक्रामक किसी भी देश के प्रति नहीं होना है। हम हमेशा शांति स्थापित करने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हमारी विदेश, देखिए पार्टी चेंज होने से, नेता चेंज होने से विदेश नीति चेंज नहीं होती। हमारी जो विदेश नीति का जो फाउंडेशन है वो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसी के टाइम पर रख दी गई थी। हमारा जो काम करने का तरीका है तभी निर्धारित हो गया था, और उसी आधार पर हमारी विदेश नीति अभी तक चल रही है। हम पहले किसी पे फर्स्ट अटैक की नीति हमारी है ही नहीं। हम कभी भी किसी पे फर्स्ट अटैक नहीं करते, हम पहला वार किसी भी देश पे नहीं करेंगे। लेकिन जब हम पर कोई देश वॉर करता है तो हम हर वो प्रकार के जोर लगाएंगे, हर वो प्रकार का उपाय करेंगे जिससे कि हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकें और उसको करारा जवाब दे सकें। तो पहली बात तो ये कि इंडिया तो कभी चाहेगा नहीं कि युद्ध हो। चीन की तरफ से ही ये दुस्साहस किया जाएगा, और जब इस तरह का दुस्साहस होगा तो भले ही लोग ये कहते हों कि चाइना की जो सैन्य शक्ति है वो हिंदुस्तान से ज्यादा है, चाइना के पास जो पैसा है वो हिंदुस्तान से ज्यादा है, चाइना की जीडीपी हिंदुस्तान से बड़ी है, लेकिन हमें एक बात का याद नहीं रखना चाहिए, युद्ध कभी भी, युद्ध में नंबर ऑफ टैंक्स, नंबर ऑफ मिसाइल, नंबर ऑफ बॉम्ब्स, नंबर ऑफ आर्मी पर्सनल, ये तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, अर्थव्यवस्था तो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन युद्ध के मैदान में युद्ध जज्बे से लड़ा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे स्ट्रांग मिलिट्री कहाँ की है? यूएसए की है। जब सबसे स्ट्रांग यूएसए की मिलिट्री जब वियतनाम जाती है, वियतनाम जैसे छोटे से देश में जाती है जहां पर कोई स्किल्ड आर्मी नहीं थी, जहां पर कोई ऐसे कोई सरकार या कोई ऐसा कोई नेता नहीं था जो उसका विरोध कर सके, जब वो उसकी जमीन को, उसकी जमीन के ऊपर जब वो आक्रमण करती है अमेरिका की सेना, तब चाइनीज लोगों का जो मनोबल था, सॉरी माफ कीजिएगा, वियतनामी लोगों का जो मनोबल था, वियतनामी लोगों के अंदर जो ये एहसास था कि हमें इनको अपने ऊपर शासन नहीं करने देना है, उसके सामने अमेरिका की इतनी बड़ी सेना झुक गई। आपको पता होगा, आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में अमेरिकी सेना की सबसे बुरी हार जो हुई थी वो वियतनाम के अंदर हुई थी। बुरी तरह से अमेरिकी जो सेना है वो परास्त हुई थी वियतनाम के अंदर, क्योंकि आम लोगों ने ये ठान लिया था कि हम अब अमेरिकी फौज का सामना करेंगे। वहां की जो लोकल परिस्थितियां थी उसमें अमेरिकी सेना गई और बुरी तरह से विफल होकर के आई, और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ था वहां की सेना का नहीं, वियतनाम की, वहां की आम जनता का था। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल बहुत दूर नहीं है, वियतनाम थोड़ा सा दूर है। अगर हम बगल में अफगानिस्तान का देखें, इतने सालों से न केवल रूस बल्कि अमेरिका, विश्व के दो महाशक्तियां जो हैं, रूस ने भी और अमेरिका ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि हम पूरी तरह से नियंत्रित कर सकें अफगानिस्तान को।
लेकिन अफगानिस्तान को पूरी तरह से वो नियंत्रित आज तक नहीं कर पाए। बुरी तरह से अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है वो दो जगह बिगेस्ट फेलियर मानी जाती है, एक वियतनाम में और एक अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में भी फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वहां की जो आम जनता थी वो वहां इसके विरोध में थी, वो इस बात को लेकर मानने को तैयार नहीं थी। तो जब किसी देश की आम जनता वहां की सरकार और वहां की सेना के साथ होती है तो उस देश, चाहे वो देश छोटा हो, चाहे उसके डिफेंस का खर्च छोटा हो, चाहे उसकी इकोनॉमी छोटी हो, हालांकि इंडिया की इकोनॉमी तो वैसे भी बहुत बड़ी है, इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा है, हम बहुत पीछे तो नहीं है चाइना से, लेकिन फिर भी अगर हिंदुस्तान की जनता का समर्थन सीधे तौर पर सेना और सरकार के साथ में है तो किसी भी हाल में बॉर्डर में चाइना 1 इंच भी हमारी तरफ नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। एक एक जो न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, वो हम तक क्लियर है पूरी तरीके से, और हमारा का पूरा जो हमारा समर्थन है वो सरकार और सेना के साथ है। तो जो मनोबल हमारी सरकार का और सेना का होगा वो मनोबल चीन की सरकार का और वहां की सेना का नहीं होगा, क्योंकि कभी भी वो कोई बात अपने नागरिकों के साथ शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते, इसलिए कभी भी वहां के जो लोग हैं उनका पूरा जो सहयोग है या पूरा जो सपोर्ट है वो सरकार और सेना के साथ नहीं होता। तो ये एक पूरा एनालिसिस था चीन और इंडिया के संबंधों का। नए टॉपिक के साथ, नए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के टॉपिक के साथ इस हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सीरीज में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।